ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब देश एकजुटता की मिसाल दे रहा था, तब सत्ता पक्ष की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मोदी सरकार के पिछले एक्शन को ग्लोरीफाई किया गया। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा पहले हुआ हो कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस तरीके से सीज फायर की घोषणा की हो। मैं जब से ट्रम्प को देख रहा हूँ ना, तीन ही वर्ड दिखाई देते हैं मुझे, डील, टैरिफ, ट्रेड। मतलब कोई बता दो उस मुल्क को तुम कैसा आइटम है यार, मेरे समझ नहीं आता क्या है वो, कुछ भी बोलता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट है। क्या बिना किसी निर्णायक दबाव के पाकिस्तान की यह मांग को मान लेना देश की किस राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर जा रहा है? प्रधानमंत्री कमजोर नहीं कर रहा है ये नहीं राजनीतिक दृष्टिकोण को? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा कि 2:30 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ के पास में, और उन्होंने कहा कि हमें सीज फायर करना है। अब जो सरकार कर रही है ना, अब आदमपुर जाना, भाषण देना, देश को संबोधित करना, तिरंगा यात्रा निकालना, ठीक है, पोस्टर लगा देना, अब ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर विक्रम मिश्री की गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतनी गलती थी कि वो सरकारी कागज पढ़ रहे थे? जो लोग अपने सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते कि ट्रंप ने ये घोषणा कैसे की, वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे विक्रम मिश्री के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर। आज सरकार कहती है कि जो करना था हमने कर दिया, क्या यही था बस? और जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को दिखाते हैं कि वो सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग फैसले करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 370 को हटा दिया, जिन्होंने नोटबंदी कर दी, जो जीएसटी ले आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपना कंपैरिजन जो है ना वो इंदिरा गांधी से करते हैं। भाई साहब, हरियाणा का चुनाव हुए काफी दिन हो गया, कांग्रेस का अभी तक नेतृत्व तो तय नहीं हुआ राज्य में। मेरा होम स्टेट है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। चल ये रहा है कि नजरें टिकी हुई है राहुल गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी क्या कर सकते हैं इसमें फिर? वो ये कह रहे हैं कि नई लीडरशिप डेवलप करो, तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा यंग है, बनाओ उनको अध्यक्ष। इस चक्कर में फैसला नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी की बात करते हैं, बिहार जा रहे हैं कल दौरे पर, वो दरभंगा से वो शुरुआत कर रहे हैं। 5वां महीना चल रहा है इस साल का 2025 का, और ये तीसरी यात्रा है। क्या कहती है यात्रा, क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी बिहार में? नहीं, राहुल गांधी बिहार के चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं। उनको लगता है कि जो कमी पिछली बार रह गई थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेतृत्व किसका होगा जिसके नेतृत्व में चुनाव होगा? इस पे कहाँ सवाल है? तेजस्वी। और कौन है? मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किया जाएगा उसको? क्यों नहीं किया जाएगा यार? ये बता, तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसा नेता है जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और कोई है इस देश में? नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो देखी जाएगी है, जिसका 6th एपिसोड आज रिकॉर्ड हो रहा है, और हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों मॉल्टिक्स की टीम जो थी वो कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रही थी, जम्मू कश्मीर से, और इस समय भारत की स्थिति और देश के हालात स्थिर हैं, बॉर्डर पे भी शांति बनी हुई है। और अब हम वापस से राजनीति की बात पे आएंगे, राजनीति की बात करेंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे भारतीय सेना ने चलाया, उस पर एक सवाल कि भारत में खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब देश एकजुटता की मिसाल दे रहा था, तब सत्ता पक्ष की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मोदी सरकार के पिछले एक्शन को ग्लोरीफाई किया गया। मैं आदेश आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सेना ने अपना काम किया, वो सबको पता है कि हमारी सेना सक्षम है, और उन्होंने पाकिस्तान के लगभग 11 एयरबेस को टच कर दिया था, और वहाँ मतलब पूरी तबाही मचा दी उन लोगों ने। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? सरकार को दिक्कत तब हुई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। वहाँ तक भी समझ में आता है। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि पिछले 48 घंटे में मैंने और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के जो नेता थे उन सब के नाम लिखे, और हम लोग 48 घंटे से बातचीत कर रहे थे कि, और हम सफल हुए हैं और दोनों देश राजी हो गए हैं सीज फायर के लिए। तो वहाँ दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि कैसे कोई तीसरा व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन की बात कर सकता है, और वो कहता है कि हम किसी न्यूट्रल साइट पे
दोनों डीजीएमओस मिलेंगे और बातचीत होगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा पहले हुआ हो कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस तरीके से सीज फायर की घोषणा की हो। तो सरकार वहाँ बैकफुट पे है। सरकार ने अभी तक भी, और एक बार नहीं 3 बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन था परसों 8 बजे, 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप बाइट देते हैं कि मैंने ये कहा कि ट्रेड हम बढ़ाएंगे दोनों देशों के साथ में और आप सीज फायर करो। कल फिर मुझे लगता है कि वो कहीं यूएई की किसी कंट्री में थे, वहाँ पे उन्होंने, कतर में थे शायद, वहाँ पे उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया। तो भारत सरकार के पास, या मैं कहूँगा कि भारत सरकार इसलिए बैकफुट पे है कि वो सामने आके ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने अमेरिका को मीडिएशन के लिए नहीं कहा था, नंबर 1। नंबर 2, आप क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? सही बात है ना, बोलना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो फ़ायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था, जितना अच्छा एक्शन हमारी आर्मी ने दिखाया है, जो रिस्पॉन्ड किया है, जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद पूरा बदला लिया हमने, कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब पाकिस्तान की रोने वाली स्थिति थी, वो सबको पता है। आर्मी ने जो अपना पराक्रम दिखाया है वो सबके सामने है। लेकिन सरकार बैकफुट पे इसलिए है कि उसने अभी तक एक बार भी ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, और वो बार बार उस बात को क्लेम किए जा रहे हैं। और अध्यक्ष, ये शिमला समझौता के आत्मा के खिलाफ भी है, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम तीसरे पक्ष की एंट्री नहीं करेंगे। नहीं, कल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रीफ कर रहे थे जायसवाल जी, उन्होंने भी ये बात कही कि ये बायलैटरल है। लेकिन उसके बाद फिर यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया रात को। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री के संबोधन में, और फिर पीएम आदमपुर बेस गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने आर्मी के जवानों से मुलाकात की, डिफेंस के लोग भी थे, एयरफोर्स के लोग भी थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना भाषण दिया, उस बात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ट्रंप का नाम भी नहीं लिया। जबकि एक वक्त ऐसा था कि वो ये उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब आपके मित्र ट्रंप जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भारत के साथ में? दूसरा, उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान को आपने बराबर खड़ा कर दिया। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान के बराबर नहीं है, उससे बहुत ऊपर है। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनकी जीडीपी का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल सबको पता है। वहाँ पेट्रोल बिक रहा है 250 रुपये लीटर। IMF से लोन के लिए हाथ फैला के बैठे हुए हैं। ऐसा मैंने रिपोर्ट से पढ़ा कि IMF का जो लोन उनको मिला है वो सीज फायर की शर्तों में था। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं इसको पॉलिटिकल रूप से देख रहा हूँ। पॉलिटिकल रूप से देख के मुझे लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर में मीडिएशन की बात POK को लेके अमेरिका ने की है, वो मुझे लगता है कि गलत है। उसको सरकार को सामने आके साफ साफ बताना चाहिए था कि ये ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरा, वो कहता है कि हमने ये तय किया है कि हमारे DGMOs किसी न्यूट्रल साइट पे मिलेंगे। फिर वो कह रहा है कि सीज फायर मैंने कराया। मैं जब से ट्रंप को देख रहा हूँ ना, 3 ही वर्ड दिखाई देते हैं मुझे, डील, टैरिफ, ट्रेड। अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट को समेट दूं तो ये तीन शब्द हैं। डील, ऐसे ही करते हैं वो। हमारा लोकतंत्र में इसलिए मजबूत मानता हूं कि यहाँ पे आज भी कोई उद्योगपति जो है ना, वो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और अमेरिका की तो इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, और उन्होंने एक व्यापारी को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। अब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है? टैरिफ वॉर चल रहा है। कहीं कहते हैं कि टैरिफ से सीज फायर हो गया है, कहीं कहते हैं कि चल रहा है, कहीं कह रहे हैं लगा दूंगा, डबल कर दूंगा, हटा दूंगा। फिर ट्रेड। अब उन्होंने एक जो हवाला दिया है भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का, उन्होंने कहा कि ट्रेड। तो भाई साहब, यह व्यापार नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना हमारा झगड़ा है पाकिस्तान से। अरे कोई बता दो उस मूर्ख को, कैसा आइटम है यार, मेरे समझ नहीं आता क्या है वो, कुछ भी बोलता है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कुछ भी जो चाहे वो बोल रहा है। अरे 1947 में देश आज़ाद हुआ जी, पाकिस्तान अस्तित्व में, अस्तित्व में एक देश के रूप में। ठीक है, कितना साल पुराना हो गया भाई? कह रहा है कि ये झगड़ा पुराना है, 1000 साल पुराना है। फिर कहते नो 1500 ईयर्स। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया ये। लेकिन हमारी सरकार को ये मसला देश का है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्याएं हैं उनके बीच में कोई तीसरा देश नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो बार बार ये क्लेम कर रहे हैं,
भारत सरकार को ऑफिशियल रूप से और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये बात कह के इस बात को खारिज कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। हालांकि मैं इसमें वो पोस्टर वॉर की सवाल मैंने पूछा था, दोबारा मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जब आपने इतना कहा तो मेरे दिमाग में एक और ये सवाल आ रहा है कि प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हमने आतंकियों को खाक में मिला दिया, है ना। पाकिस्तान प्रधानमंत्री फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। सवाल ये है कि क्या बिना किसी निर्णायक दबाव के पाकिस्तान की यह मांग को मान लेना देश की किस राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर जा रहा है? मतलब क्या है ये, कमजोर नहीं कर रहा है ये नहीं राजनीतिक दृष्टिकोण को? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा कि 2:30 बजे के आसपास उनके डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ के पास में, और उन्होंने कहा कि हमें सीज फायर करना है। तो अगर ऐसी बात थी तो हिंदुस्तान के डीजीएमओ को शाम को 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की, उसमें आके ये कहना चाहिए था, जहाँ पे विक्रम मिस्री ने बात कही विदेश सचिव ने कि हमारा सीज फायर है। उसकी घोषणा 1 घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। सरकार वहां बैकफुट पे आ जाती है। अब जो सरकार कर रही है ना, अब आदमपुर जाना, भाषण देना, देश को संबोधित करना, तिरंगा यात्रा निकालना, ठीक है, पोस्टर लगा देना, अब ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ना परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखो जब बालाकोट हुआ था उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाए, उसमें ज़्यादातर विदेशी मीडिया थी, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा मिला इनको। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें आई, 272-273 के आसपास थी। पुलवामा नहीं, बालाकोट स्ट्राइक, हाँ ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब भारत ने रिस्पॉन्ड किया पुलवामा के ऊपर, बालाकोट स्ट्राइक की, उसके बाद जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री ने जैसे अभी बिहार जाके भाषण दिया था पहलगाम के पास में, ऐसे ही उन्होंने पुलवामा के बाद में राजस्थान जाके भाषण दिया था, मुझे अच्छे से याद है। और वो जो सिपाही थे हमारे, जो हमारे जवान थे, उन सबकी फोटो पीछे लगी हुई थी मंच के, और शायद वो जगह थी कहीं अजमेर या अलवर के आसपास, अगर मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ तो, अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हुआ था। अब क्या है, क्योंकि फर्स्ट डे इनका परसेप्शन पिट गया, अमेरिका ने जब सीज फायर किया, इनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, अपने जो इनके भक्त हैं, जिनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ड दिया गया, जो उनके सपोर्टर, और ख़ासतौर पे मैं कहूँगा कि 38-39% जो उनका वोट बैंक है, उनके अंदर भी निराशा हुई। लेकिन एक अच्छी बात यह है बीजेपी की, प्रधानमंत्री के सरकार की, कि इनको एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हो गई है, और ये तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उसमें पूरा सिस्टम उड़ जाता है। अब आप देखो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है। पीएम का संबोधन, तिरंगा यात्रा, आदमपुर एयरबेस पे जाना, जवानों से मिलना, वहाँ से भाषण देना, ठीक है, जायसवाल जी की विदेश प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की तरफ से लगातार आज कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक के बाद वो ब्रीफिंग हुई, तो ब्रीफिंग के बाद जो वो बर्फी दी गई, उस पर भी तिरंगा छपा हुआ था, तिरंगे की बर्फी दी गई मीडिया को। ये हर चीज़ में नैरेटिव पुश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अमेरिका के उस सीज फायर के घोषणा से बहुत नुकसान हुआ है। अब उसको कवर अप करने की कोशिश हो रही है डिफरेंट वेज में, और बीजेपी इसमें जुट जाएगी, उसको लगता है कि वो उसको कवर अप कर लेगी। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है इसको नापने का कि कवर अप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो देश की जो जनता है ना, वो बहुत अद्भुत है। आपको उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। 2024 में जनवरी में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, अप्रैल में वोटिंग हुई, लोग भूल गए, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारे देश का जो राजनीतिक पैरामीटर है ना, वो चुनाव है, तो अभी कोई चुनाव तो है नहीं, इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है, तो तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन आज की डेट में सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त हैं ट्रंप साहब, उन्होंने इनको बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया, ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अभी सवाल जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों को हमने मिटा दिया, खाक पे कर दिया, मसूद अजहर के एकदम घर पे ही अटैक कर दिया, पर लेकिन जो पहलगाम में शामिल आतंकी थे जिन्होंने 26 लोगों की जान ली, उनका क्या हुआ? क्या ऑपरेशन सिंदूर इसके बिना सिद्ध हो पाएगा? जब देखिए, जब आर्मी ने ये कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ ऑन रिकॉर्ड नंबर नहीं दिया है जो इसको मैं ऑन रिकॉर्ड कोट कर सकूं कि भी कितने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन आर्मी ने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया, ठीक है, पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पर ला दिया।
और जैसा फिर उसके बाद जो वहाँ से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसको भी अच्छे से टैकल किया गया और हमारे एयर स्पेस ने, डिफेंस सिस्टम ने उसको अच्छे से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। वो सब बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन कल शायद पहली बार जो 3-4 आतंकियों को मारा गया है और उनकी पिक्चर शेयर की गई हैं। टीआरएफ के ही आतंकी बताए जा रहे हैं। हाँ, अब वो वही हैं नहीं हैं ये तो ज़्यादा बेहतर पता है सेना को, ठीक है ना, तो इस पे तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये दावा कर चुकी है कि उन्होंने जिन लोगों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था उनको इन्होंने मार गिराया। तो इस पे तो कोई चर्चा करने का फ़ायदा नहीं है, क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सेना जो कर रही है ना वो बेहतर जानते हैं उनको क्या करना है, हम उनसे बेहतर नहीं जानते। पर सेना जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, इस बात को तो पूरा देश मानेगा। पूरा देश मान रहा है भाई, मान भी रहा है। आप देखो ना, देखो मैंने लास्ट टाइम ये बात कही थी, हमारे देश की हर राजनीतिक पार्टी ने इस बार एकजुट होकर आतंकियों को एक संदेश दिया है कि भैया जब देश पे बात आएगी ना, हमें राजनीति करनी है, बाद में कर लेंगे, बाद में जो समय आएगा सवाल भी पूछ लेंगे सरकार से, भाई क्या हुआ, आपने क्या किया क्या नहीं किया। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, उन्होंने भी प्रस्ताव पारित किया। अभी उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है, आप हमें बताओ। जेडी वांस और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो ट्वीट किया है उसमें क्यों उन्होंने ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एनएसए, हमारे विदेश मंत्री उनकी जो सरकार है, उनके महत्वपूर्ण लोग, इवन आर्मी चीफ पाकिस्तान के, वो सब जो है बातचीत कर रहे थे 48 घंटे से बैठ के, और तब उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर को अचीव कर लिया है और दोनों देश राजी हो गए हैं। और उसका हवाला क्या दिया गया? ट्रेड। आतंक का हवाला ट्रेड कैसे हो सकता है ना? तो ये सवाल हैं जो सरकार को परेशान करेंगे आने वाले समय में, और अब विपक्ष जो है ये सवाल पूछने शुरू करेगा। लेकिन विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, पर बावजूद इसके इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भाजपा ने चलाया, कैंपेन चलाया, वीडियोस लॉन्च किए, पोस्टर लॉन्च किए। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है ये जो चुप बैठ जाएगी। और तब ना ऑपरेशन चल रहा था आर्मी का, तब तक सीज फायर नहीं हुआ था। जिस दिन सीज फायर हुआ शाम को, उस दिन सुबह इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया बीजेपी के हैंडल से और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंपैरिजन किया मोदी के साथ में। तो उस दिन मैंने भी लिखा था, बल्कि मैंने ये कहा था कि भाई राजनीति कर लेना, अभी उसका समय नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही राजनीति करना है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि समय कौन सा है करने का, सही समय कौन सा है, क्योंकि हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, किस कीमत पे आप क्या चुकाते हो। तो जो गलतियां विपक्ष को करनी चाहिए थी वो इस बार बीजेपी ने करी कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही आपने कंपैरिजन कर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उनकी सरकार का 10 साल का, कि ये मोदी है घर में घुस के मारते हैं। अच्छी बात है ना, जो उनकी गलतियां थी वो तो घर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को आप कहते हो कि भाई इनकी सरकार निकम्मी थी, यही तो कहते हो ना, तभी तो घर बैठे हुए हैं वो। आपको जनता मौका क्यों दे रही है? क्योंकि आप पर भरोसा है, उसको आप पे भरोसा है, आप घर में घुस के मारते हो, आप लाल लाख दिखा देते हो चाइना को, वो सब ठीक है। लेकिन ये देखना चाहिए था कि आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है और उसके बीच में जब आप राजनीति करना शुरू करते हो, बेसिकली इनको नहीं करना चाहिए था। वो इनसे गलती हुई है, लेकिन मानेंगे नहीं। उस चीज़ को क्यों ही मानेंगे? नहीं मानेंगे, मुझे पता है ना। इस बीच विक्रम मिश्री को आपने देखा, विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, उनकी बेटी को उनको लेकर के इसमें 3 लोग हैं, हिमांशु नरवाल, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री, और तीसरा सोफिया कुरैशी जनरल। इन तीनों पे जो अटैक किया गया है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे वो एक ही तरह का अटैक है। यानी वो जो ट्रोल्स हैं, वो जो आर्मी है, इस ट्रोल्स ऐसे लोग रखा जाता है जिनमें खुद की सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। पर विक्रम मिश्री की गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतनी गलती थी कि वो सरकारी कागज पढ़ रहे थे? जो लोग अपने सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते कि ट्रंप ने ये घोषणा कैसे की, वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे विक्रम मिश्री के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर। अरे भाई, विदेश सचिव क्या कर रहे थे? वो जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो देश और दुनिया को ये बताते थे कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है। वो रोज़ आगे की बात कहते थे डे 1 से। हमने LOC क्रॉस नहीं की है, हमने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया है, हमने किसी सिविलियंस को अटैक नहीं किया है, और हमने पाकिस्तान की सेना को भी अटैक नहीं किया। ठीक है, तो ये स्टैंड था। हमारी मीडिया ने क्या कहा कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, हम कराची पहुंच गए हैं,
हमने आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया है और जल्दी उनको लाने वाले हैं। अरे भाई, जब भारत सरकार ये कह रही है कि हमने LOC पार ही नहीं की है, कि हमने अपनी टेरिटरी में रह के सब कुछ आतंकियों को उड़ाया है, उनको ठिकानों को उड़ाया है, तो आप लोग क्यों कह रहे हो ऐसा? तो विक्रम मिश्री को उन फ्रस्ट्रेट लोगों ने गालियां दी, या उनकी बेटी को, उनकी बच्ची को, कि जो ये नहीं पूछ पाए कि भाई ये फैसला जो हुआ है सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, विदेश मंत्री ने किया है, वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो कैसे कर देंगे? तो ये उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी जो अपने सिस्टम से खफा थे। और भाई साहब, दूसरा एक बात बताता हूँ। ट्रोल्स जो होते हैं ना, ट्रोल्स ऐसे होते हैं कि जो सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सोच पाए उसको उस श्रेणी में रखा नहीं जाता। हमेशा याद रखना, किसी पार्टी के हो। और ये तीनों सेम है। ये जो तीन ने बताया ना, हिमांशी नरवाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और कर्नल सोफिया कुरैशी, तीनों को अटैक करने वाले सेम लोग हैं। सेम, बिल्कुल चेक कर लेना। मैंने बहुत उस पर मंथन किया है। सही बताऊं, सारे सही बताऊं मध्य प्रदेश के वो एक मिनिस्टर ने कितना गंदा बयान दिया, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते। कौन है जी? सारे राइट विंग ट्रोल्स हैं। हाँ, वो तो है ही, तो साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या करोगे? लेकिन क्या किसी ने भी सत्ता पक्ष से, पहली बात तो ये थी कि जब हिमांशु नरवाल के ऊपर इन्होंने ऐसे आरोप लगाए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को, पुलिस को बोलना चाहिए था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको ठोको पकड़ के। एक का पिछवाड़ा ठीक कर देते ना, एक भी नहीं बोलता। आप सिर्फ स्टेट के, सुनो, एक सेकंड, आप खाली स्टेट के एक CM की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये तो भारत का विदेश सचिव है। मैं उस पे आ रहा हूं। केंद्र से किसी भी एक नेता ने, भाजपा के समर्थित किसी भी नेता ने या भाजपा सरकार के किसी नेता ने विदेश सचिव एक ट्वीट तक नहीं किया विक्रम मिश्री के लिए। वो सब ने आवाज उठाई जो विपक्ष के लोग थे। सत्ता पक्ष की तरफ से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि विदेश सचिव के साथ उनके फैमिली को लेके, उनकी बेटी को लेके जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उसकी हम निंदा करते हैं या उसकी भर्त्सना करते हैं या ये ठीक नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, चुप। जब सिस्टम आपको इतना समर्थन दे रहा है, फिर आप तो करोगे ना। उनकी गलती थोड़ी है। नेता जो होता है, नेता ना, एक उसको लोग फॉलो करते हैं। एक ट्वीट कर देते PM या विदेश सचिव या विदेश मंत्री कर देते हैं, ये क्या बकवास है, या हमारे विदेश सचिव हैं। किया उन्होंने? क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? सत्ता पक्ष में सरकार के किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, PMO ने, विदेश मंत्री ने, हाँ, वो जो IAS एसोसिएशन है उन्होंने कर दिया। इकलौता वही ट्वीट था, एक ट्वीट था बस, ठीक है। नहीं, और वो भी फॉर्मेलिटी की। और कोई तो ऐसा IAS, IPS, IFS कोई तो ऐसा होता कि बैठा होता, कहता नहीं इनके खिलाफ FIR करो। लेकिन इनको डराना नहीं है, इनको बचाना है। सत्ता बचा रही है। यानी आपकी मौन सहमति क्या बताती है? कि जब आपको दिखाना था पूरे वर्ल्ड को कि हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी है, जब आप खुद को दिखा रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तब तो उनकी याद आ गई। जब उनको गाली पड़ रही है तब क्या कर रहे हो आप? प्रोटेक्ट नहीं करना अपने लोगों को, क्योंकि वो आपके हैं ही नहीं, आप उनको अपना मानते ही नहीं। आपको हमेशा वो राजनीति करनी है जहाँ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, या जहाँ पोलराइजेशन हो, चाहे वो जातियों का हो, चाहे वो धर्म का हो। सिंपल है। तो आप ये सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में भले आज जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो पूरा देश इकट्ठा हो गया, ये इस देश की एकता का प्रतीक था, उसकी ईमानदारी थी, लेकिन ये जो राजनेता हैं, ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके विचारों में ये कुछ मायने नहीं रखता है। इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर ये सौहार्द की बात करेंगे, ये भाईचारे की बात करेंगे, है ना, ये एकजुटता की बात करेंगे। चुनाव कैसे जीतेंगे? इनकी दुकान टिकी इस बात के ऊपर है कि समाज बट जाए, धर्म में बट जाओ, जाति में बट जाओ, हिंदू मुस्लिम में बट जाओ। ये तो है। और है क्या? अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति को तुम माइनस कर दो आज की डेट में, बचा क्या? बचा कुछ नजर नहीं आएगा। सिंपल। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा यार। आपने बीच में कहा कि अमेरिका की जो बात हम लोग कर रहे थे कि अमेरिका तीसरा पंचायत मतलब पंच बन के आया और उसने पंचायती फरियाद दी।
भाई साहब चौधरी डोनाल्ड ट्रम्प। चौधरी डोनाल्ड ट्रम्प बन गया। लेकिन और ये लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह चुप्पी प्रधानमंत्री थे, चुप रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। तो सन 1971 में भी तो निक्सन ने बहुत कोशिशें करी थी इंदिरा को चुप कराने के लिए, पर उस समय तो वो आयरन लेडी बन के निकली, उसने 2 टुकड़े कर दिए। फिर ये कैसे उस बात को और उनके सामने कैसे स्टैंड कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमेशा इतिहास से आपका कंपैरिजन होता है। आज सरकार कहती है कि जो करना था हमने कर दिया, क्या यही था बस? नहीं, इनको लगता है कि वो सफिशिएंट है। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका कंपैरिजन हमेशा इतिहास से होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को दिखाते हैं कि वो सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग फैसले करने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 370 को हटा दिया, जिन्होंने नोटबंदी कर दी, जो जीएसटी ले आए, ठीक है, तमाम ऐसे बड़े फैसले, जिन्होंने बालाकोट कर दिया, जिन्होंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपना कंपैरिजन जो है ना वो इंदिरा गांधी से करते हैं। उन्हें एक बात नोट करना, हमेशा नेहरू पे हमला होता है, इंदिरा गांधी पे नहीं होता। कभी नोट किया है? बिल्कुल। हमेशा नेहरू की गलतियां गिनवाई जाती हैं कि पंडित नेहरू की गलती थी, या आज जो कश्मीर जो हमारे पास नहीं, जो पीओके वाला कश्मीर है, नेहरू की गलती थी कि जो पानी जा रहा है पाकिस्तान को, इन्होंने किया। ठीक है, हमेशा इन 11 सालों में आपने टारगेट पंडित नेहरू को किया है, इंदिरा गांधी को नहीं किया कभी। क्योंकि आपका जो कंपैरिजन आप करते हो ना अंदर से, वो इंदिरा गांधी से करते हो। क्योंकि आपके पास नहीं, इंदिरा के बारे में कुछ भी गलत कहने के लिए सिर्फ एक चीज है, जो कि इमरजेंसी है। नहीं, उसकी बात भी नहीं करते ज़्यादा, फिर भी करते हैं। कंपैरिजन पता क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा बड़े फैसले कर सकते हैं या इंदिरा गांधी ने किए थे। ठीक है, तो अब जब चौथे दिन आपने सीज फायर कर दिया, तो फिर मैंने भी वो जो आपने जिसका जिक्र किया, मैं कहा यार 13 दिन की लड़ाई थी बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में। 13 दिन में उस लेडी ने अमेरिका की धमकी के बाद 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के फौजियों को बंदी बनाया, बांग्लादेश का अलग कर दिया, और जब तक अमेरिका का बेड़ा पहुंचता बॉर्डर उस पर जो सीमा होती है समुद्री सीमा में, तब तक बांग्लादेश बन चुका था, डर ही नहीं हो। तो जब इस बात को लेके मेरी ट्रोलिंग हुई, मैंने कहा लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हाँ, आपके ट्वीट पे भी काफ़ी ट्रोलिंग हाँ, कोई बात नहीं, हमारी बिरादरी के लोग थे। तो उससे होता क्या है, जब ये अब जब इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऐसे बम धमाके होते थे, कंपैरिजन किया ना आपने मोदी जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कंपैरिजन किया आपने, तो फिर यहाँ क्या गलत है कि जब इंदिरा गांधी का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं हो सकता? जब बीजेपी अपने हैंडल से ट्वीट करके डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी का कंपैरिजन कर सकती है, तो मैं इंदिरा गांधी का और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकता? क्या गलत है इसमें? मैंने क्या कहा? विल पावर उस महिला में थी तो बात हो रही है। अच्छा, मैं क्या अलग कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज है। मैं तो तब था ही नहीं इस दुनिया में, मैं तो वो उसके कई साल बाद पैदा हुआ, मैंने तो पढ़ा है ना वो, तो इनको बुरी लग गई। हाँ भाई, सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे बुरी लगे ना लगे। ये बात है कि उस लेडी ने 13 दिन के अंदर अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान से लड़ी, एक अलग देश बनाया बांग्लादेश, 90,000 से ज़्यादा उनके फौजियों को बंदी बनाया, फिर बाद में रिहा भी कर दिया। और ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर है। सबको पता है, सबको पता है। इस कंपैरिजन में मिर्ची लग रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से कंपैरिजन करके कहते हो कि हम तो बहुत तगड़े आदमी हैं। कहीं तो टिको। तो सब चलता रहता है। ट्रोलिंग से मैं घबराता नहीं, ट्रोलिंग से मैं, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। नहीं, कुछ लोग कमेंट करते रहे होते हैं, खैर ये भी नहीं पढ़ते हैं, और मैं कभी कभी देख भी लेता हूँ, तो खैर बढ़िया है। बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं सच्ची बताऊँ। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं। भाई साहब, हरियाणा का चुनाव हुए काफ़ी दिन हो गया, बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई है, कांग्रेस का अभी तक नेतृत्व तो तय नहीं हुआ राज्य में, क्या चल रहा है? मेरा होम स्टेट है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। चल ये रहा है कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया 2024 को, अभी इसी महीने 7 महीने पूरे हो गए। ना तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ है, विधायक दल के नेता वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, चुना ही नहीं गया अभी तक। उसमें ये है जो सैनी साहब को एकदम स्पेस दे के रखा गया कि आप अकेले खेलो जी, हमको कोई मतलब ही नहीं है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हाँ। हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ही बनूं नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के। राहुल गांधी चाहते हैं कि हमें नई लीडरशिप देनी है, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में दी। जब कमलनाथ चुनाव हार गए तो उन्होंने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा दिया, दोनों यंग चेहरे। हाँ, अब वो सेम चाहते हैं हरियाणा में करना। अब हुड्डा फैमिली का क्लेम ये है कि उनके पास 30 विधायक हैं और 4 सांसद हैं, ये हम होने नहीं देंगे, हमें चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि भूपेंद्र हुड्डा बुजुर्ग हो गए तो उनको नहीं बनाना है, तो दीपेंद्र हुड्डा को बना दो प्रदेश अध्यक्ष, और जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो आप अपने हिसाब से बना लो, लेकिन दोनों में से एक पद चाहिए, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप है रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, ये दोनों लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी क्लेम है कि वो अध्यक्ष बने, इनका तो इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। कुमारी शैलजा का भी क्लेम है कि वो बने, और फिर इनके आगे लोग भी हैं। जिस दिन रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, उस दिन हुड्डा फैमिली का राजनीतिक रूप से मैसेज हरियाणा में खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों जाट परिवार हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपना दावा नहीं छोड़ सकते। अब नए प्रभारी आए हैं बीके हरिप्रसाद, और खड़गे साहब का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है हुड्डा साहब के लिए। नजरें टिकी हुई है राहुल गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी क्या कर सकते हैं इसमें फिर? भाई या तो वो उनके पसंद में कौन हो सकते हैं? नहीं, उनकी पसंद नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नई लीडरशिप डेवलप करो। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा यंग है, बनाओ उनको अध्यक्ष। इस चक्कर में फैसला नहीं हो पा रहा है, ये मामला यहाँ फंसा हुआ कुल मिला के। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हुड्डा ग्रुप के एमएलए हैं, इस झगड़े में वो बीच के रास्ते में खुद बनना चाह रहे हैं कि यहाँ की हमारी बात ना बन जाए। तो ये सब चल रहा है। अब देखते हैं ये इसका फैसला कैसे होगा। इसमें थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन करिए दर्शकों का हमारे, कि मतलब मान लीजिए दीपेंद्र हुड्डा को अगर बना भी दिया गया, कुमारी शैलजा पहले से नाराज चल रही हैं, वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया और राज्य के चुनाव में भी साफ साफ दिखाई दिया। कुछ खास उन लोगों को मिल नहीं पाया, जो भी मिला हुड्डा फैमिली को मिला। सुरजेवाला के इस बार बेटे निकल गए हैं, तो कुल मिला के वो और उनके बेटे पड़े हुए हैं। अब इस स्थिति में अगर हरियाणा में सुरजेवाला को कुछ नहीं मिला या शैलजा को कुछ नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष भी अगर मतलब मान लेते हैं हाइपोथेटिकल कि दीपेंद्र हुड्डा को मिल जाएगा, तो ये दोनों लोग शांत बैठेंगे? नहीं, यही क्या हो रहा है, इसी में से रास्ता निकालना है जो निकल नहीं पा रहा है। एक रास्ता ये है जो कांग्रेस लीडरशिप भी चाहती है कि हुड्डा ग्रुप से कोई बन जाए, फैमिली से नहीं। हुड्डा ग्रुप से आप किसी को बनाओ जो नेता प्रतिपक्ष बन जाए विधानसभा में, और जो अध्यक्ष बनना है वो हाईकमांड तय कर ले, ठीक है। लेकिन इस पे भी सहमति नहीं बन पा रही है। भूपेंद्र हुड्डा राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि या तो मैं बनूं नेता प्रतिपक्ष या फिर मेरा बेटा अध्यक्ष बने। और इधर ये जो ग्रुप है कुमारी शैलजा का और रणदीप सिंह सुरजेवाला का, इधर ये अपनी बात रख रहे हैं। तो इन सब के बीच में कोई रास्ता इनको बीच का निकालना है जो अभी तक फंसा हुआ है, इसीलिए डिले हो रहा है, और इसका कोई विकल्प नहीं है। इनको फैसला करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हर बारी विधानसभा में नायब सिंह सैनी इनके मजे लेते हैं, कहते हैं कि 7 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे पास नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है। तो बोला कौन बनाएगा, तो वहाँ इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाता है। तो भाई साहब नेता प्रतिपक्ष के लिए भी तो पंगा है ना। मान लीजिए अगर भूपेंद्र हुड्डा हुए या फिर वो गीता भुक्कल हैं, इनका भी नाम, वो हुड्डा कैंप से ही आती हैं। हाँ, तो ये अगर नहीं बन पाते हैं तो ये तो चाहेंगे कि इन्हीं के कैंप का कोई बंदा हो। वो तो ऑफर दे दिया इनको, लेकिन ये मान नहीं रहे। हुड्डा फैमिली अपना क्लेम नहीं छोड़ रही है। देखिए इसको एक ऐसे समझो, अगर दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बन जाते हैं तो जाट कोटा खत्म हो गया। और अगर भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो जाट कोटा खत्म हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक व्यक्ति किसी एक पद पे बैठ जाएगा ना, तो कोई दूसरा जाट नहीं बन पाएगा। तो दूसरा जाट कौन है? सुरजेवाला, ठीक है। ये है खेल, इक्वेशन यहाँ फंसी हुई है। आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है वहाँ पे? नहीं, मेरा काम थोड़ी है। अरे कांग्रेस बीट को इतने सालों से आप इतनी गहराई से देख रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब किसी को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो कोई मान जाए। 20 साल से हरियाणा कांग्रेस सिर्फ 2 जातियों में उलझी हुई है,
एक दलित, एक जाट। जाट। उदाहरण दे देता हूँ आपको। अभी एग्जिस्टिंग जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नेता प्रतिपक्ष, उदय भान अध्यक्ष दलित हैं। इससे पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी, दलित हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे, जाट है। उससे पहले किरण चौधरी जाट नेता प्रतिपक्ष थी, अशोक तंवर दलित अध्यक्ष थे। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट सीएम थे और वही लीडर ऑफ द हाउस थे और अध्यक्ष थे फूलचंद मुलाना। इन दो जातियों से बाहर पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस झांक ही नहीं रही है। तो जब आपने मुझसे पूछा इसका सोल्यूशन क्या है, पता क्या होता था? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी गैर जाट की पार्टी होती थी और जाटों की पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला। इन पिछले 20 सालों में ये उल्टा हो गया। जाटों की पार्टी कांग्रेस हो गई है और गैर जाट की पार्टी बीजेपी हो गई है। जब कांग्रेस पार्टी गैर जाट की पार्टी थी तो उसके पास पंजाबी, बनिया, यादव, गुजर, ब्राह्मण, जाट, पूरा एक बुके था, एक गुलदस्ता था। उस गुलदस्ते को दिखा के ये राजनीति करते थे। अब जो मैंने आपको 4 उदाहरण दिए, इन दो जातियों से बाहर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जा नहीं पा रही है। इनको अगर सही में, क्योंकि पता क्या है, तीसरी बार बीजेपी आई है, इनको अगर सही में चाहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी हो, तो इनको बाकी जातियों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये है इसका सोल्यूशन। और जब तक हुड्डा परिवार है, जाट प्रेशर जो है कांग्रेस में, उसकी राजनीति है, बाकी सब कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि दो जातियों की कांग्रेस पार्टी चल रही है पिछले 20 साल से। अगर ये से बाहर झांकेंगे तो इनको रास्ता निकलेगा। हाँ, लेकिन क्या है, क्योंकि जाट वोट बैंक इस टाइम इनके पास है तो जाट को भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी रखना है। लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी अपने दरवाजे इनको खोलने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, अच्छा, अब राहुल गांधी की बात करते हैं। बिहार जा रहे हैं कल दौरे पर, वो दरभंगा से वो शुरुआत कर रहे हैं। 5वां महीना चल रहा है इस साल का 2025 का, और ये तीसरी यात्रा है। क्या कहती है यात्रा, क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी बिहार में? नहीं, राहुल गांधी बिहार के चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं। उनको लगता है कि जो कमी पिछली बार रह गई थी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलके कुछ सीटें कम रह गई थी, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल पटना जाएंगे, पटना से दरभंगा जाएंगे, वहाँ एक रैली है, और फिर वापस आके फूले जो मूवी आई है उसे वो देखेंगे। सिविल सोसाइटी के लोग उनके साथ में के साथ मिलना है। कल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की थी। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो सब लोग उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करें। लेकिन दलित वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, जिस करना चाहती है वैसे हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि कल जब राहुल गांधी ये मूवी देखेंगे तो हो सकता है कि फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और नेता प्रतिपक्ष को ये मैसेज जाए कि भैया आप लोग अपने अपने स्टेट में भी करो। तो जो राहुल गांधी की राजनीति आज की डेट में है ओबीसी SC ST की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी कल नीली टी-शर्ट पहन के जाएंगे। चेक करना ये बात। ठीक है, ब्रेकिंग दे रहे हैं आप? नहीं, ब्रेकिंग नहीं, मेरी एक ऑब्जर्वेशन रहती है कांग्रेस पार्टी को लेकर, मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। वो जब भी बाबा साहब की बात करते हैं, जब भी दलितों की बात करते हैं, तो वो हमेशा नीली टी-शर्ट पहनते हैं, अदरवाइज वाइट टी-शर्ट होती है। ध्यान से देखना ये बात। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कल शायद ब्लू टी-शर्ट पहनेंगे। तो जो उनकी राजनीति आज की डेट में है, जाति जनगणना, ओबीसी, ये सब जो चल रहा है उनका, और उसके बीच में फूले मूवी, तो बेसिकली एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि जितने भी अपर कास्ट के पॉलिटिशियन कांग्रेस पार्टी में हैं उन सबको ये सूट नहीं कर रहा है, वो बड़े खफा है अंदर से, लेकिन क्या करें, उनके नेता की पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं ओबीसी दलित पिछड़े लोगों की जो राजनीति है, माइनॉरिटी की जो राजनीति है, उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, जो पिछले दिनों से साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। पर इस बार क्या ये उल्टा नहीं पड़ रहा है? क्योंकि बाकी जगहों पे कांग्रेस इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार में कई सारे उसके साथी हैं, महागठबंधन है, आरजेडी का भी जो वोट बैंक है वो वही आधारित है। बिहार में चर्चा ये भी चल रही है, जिन लोगों से मैं बातचीत कर पा रहा हूँ, कि आरजेडी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है इस पूरे पैटर्न से राहुल गांधी के। क्या ओबीसी की पॉलिटिक्स है? ओबीसी दलित फिलहाल नहीं है। विधानसभा चुनाव में कंफर्टेबल नहीं है ना। देखो इनको ये राजनीति करके विपक्ष को
ये राजनीति, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही होंगे। ठीक है, और तेजस्वी ज़्यादा होंगे क्योंकि बिहार की राजनीति ज़्यादा जातियों में बटी हुई है। ठीक है, तो अभी नहीं है, इनको SC ST और OBC के जरिए पहले मोदी को हटाना है। ये जो झगड़े की आप बात कर रहे हो कि तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल है या अखिलेश यादव अनकंफर्टेबल है, ये उसके बाद की बात है, क्योंकि जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं ये सेम वोट बैंक रीजनल पार्टीज का है जो आज विपक्ष में है, जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हो। तो आज की डेट में नहीं है, ये लड़ाई बाद की है, आज ये सबको सूट कर रही है। मैं इसमें ऐसे देखता हूँ। ठीक है, तो इस दौरे से ठीक पहले मैंने जो खबर एक पढ़ी उसमें बिहार कांग्रेस के कुछ नेता, करीब 15, 16, 17 नेता ऐसे हैं, कल ही की खबर है, उन्होंने छोड़ा पार्टी और जाके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बिहार में कांग्रेस के पूरे नेतृत्व पर जो आम वोट बैंक है वो अभी भी एक हार्ड ऐसा भरोसा जता नहीं पा रहा है। ये कांग्रेस के लिए संघर्ष का विषय है। कांग्रेस लगातार इस पे काम भी कर रही है। राहुल गांधी कल जा रहे हैं, फूले फिल्म देखेंगे, ठीक है, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। पर मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि आप अगर कांग्रेस को बिहार में देख रहे होते हैं तो आप बिहार में कांग्रेस को कितना बेहतर पहले के मुकाबले देख पा रहे हैं? क्या थोड़ा बहुत उसमें कुछ बदलाव हुए हैं ऐसा कि जिससे लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे? क्या पिछली बार जितनी सीटें आएंगी उसमें बढ़ने के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं? कुछ ऐसी कोई भी एक्टिविटी कांग्रेस की? जिस हिसाब से राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, कन्हैया की यात्रा में गए थे, कल फिर जा रहे हैं, उससे पहले भी एक बार गए थे, खड़गे साहब की रैली थी वहाँ पे, तो नया प्रभारी दिया है, नया अध्यक्ष बनाया है। मुझे लगता है कि पार्टी सीरियस है। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, तो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखना ये पड़ेगा कि कितनी सीटें। वो आपकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक होती है इसलिए मैं पूछ दिया। नहीं, हालांकि हरियाणा में आप भी फेल हुए थे, कोई बात नहीं, इंसान वो भी खुद के स्टेट में। क्या होता है, इंसान से ही गलती होती है। ट्रू, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, कई बार चीज़ें आप भाप लेते हो, कई बार नहीं भाप पाते हो, तो मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं है ना। तो बिहार की बात मैं कर रहा था, तो बिहार में कांग्रेस पार्टी एक बेहतर कोशिश कर रही है। कितना सफल होगी कितना नहीं होगी ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन कम से कम आप सीरियसली चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। क्योंकि जब पिछली बार जब तेजस्वी यादव आए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, तब यही बात हुई थी कि भाई एक तो आप यादव के अलावा जो OBC हैं उनमें थोड़ा सा काम कीजिए। तो तेजस्वी ने कहा कि वो तो 100 से ऊपर जातियाँ हैं, तो बोला कोई बात नहीं, 40 टच कीजिए, 50 टच कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो जब उसमें आप सेंधमारी करेंगे ना, तो फिर उससे आपका जो OBC का जो मामला ये बढ़ेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। और चर्चा हो रही है, दूसरा ये चाहते हैं कि जो टिकटें हैं वो बिल्कुल आखिर में जाके ना बटें, सीट शेयरिंग बिल्कुल आखिरी में ना हो, सीट शेयरिंग पहले हो जाए, क्लियरिटी आ जाए कि ये सीट आप लड़ेंगे, ये हम लड़ेंगे, और उसके बाद टिकटों पे काम हो। बिल्कुल एंड में जाके जब एकदम से वो होती है, मतलब चुनाव सर पे आ गया और सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, तेजस्वी यादव फ़ोन कर रहे हैं ये सीट हमें चाहिए, वो ये काम ये पहले निपटाना चाहते हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि एक स्मूथ मतलब अलायंस हो, अलायंस तो खैर है ही है, एक स्मूथ सीट शेयरिंग हो, उसके बाद फिर टिकटें आराम से बांटें और फिर उन सीटों पे काम किया जाए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। ठीक, अब फूले का क्या संदेश है? साफ साफ संदेश है ना, दलित वोट बैंक को साध रही है कांग्रेस पार्टी। तो हर पार्टी अपना जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। सफल कितने होंगे जो आपका सवाल था, इसका तो जवाब मैं उस दिन दूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 70 सीट नहीं लड़ेगी, कम में मानेगी। हाँ, कम में मानेगी, लेकिन अच्छी सीट लेगी जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो गलती लास्ट टाइम हुई थी कि आपने नंबर तो बढ़ा लिया, वहाँ कुछ है नहीं आपका, ना आपका है ना आपके सहयोगियों का है, तो फिर नंबर से क्या करोगे? और नेतृत्व किसका होगा जिसके नेतृत्व में चुनाव होगा? इस पे कहाँ सवाल है? तेजस्वी। और कौन है? मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किया जाएगा उसको? क्यों नहीं किया जाएगा? पर बिहार कांग्रेस में कई ऐसे नेता कह रहे कि ये तो बाद में तय हो जाएगा। नहीं, कहने की बातें हैं यार। ये बता, तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसा नेता है जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, और कोई है इस देश में? उठा के देख एक बार। राहुल गांधी की भी फादर जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी मदर नहीं रही। तेजस्वी अकेले ऐसा नेता है। अखिलेश यादव के फादर रहे हैं, उधर करुणानिधि का बेटा है, या
ऐसा कोई नेता नहीं है। और भाई आरजेडी का चेहरा आज की डेट में कौन है? तेजस्वी यादव है ना। समझौता है, अलायंस है। और तेजस्वी खाली इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया अलायंस का, वो तो यूपीए का हिस्सा है। और जब भी वो दिल्ली होते हैं, राहुल गांधी के साथ वो लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये अच्छी इक्वेशन आपस में। घोषणा करना ना करना एक अलग बात है। एक और चीज़ बताओ, आप प्रशांत की राजनीति पे गौर कर रहे हो? बिहार में जो उनकी एक्टिविटी चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके होम स्टेट का मैटर है। और प्रशांत पॉलिटिक्स में घुसे हैं, अभी उनका टेस्ट चल रहा है। अभी बाई इलेक्शन में तो रिजल्ट आया था, आपने देखा ही था क्या था। अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन इनको अंदेशा इस बात का है कि वो टिकट इस हिसाब से बांटेंगे जिससे आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो बाकी अलाइज भी हैं, उनकी वोट कटे। वो इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा अंदेशा गठबंधन का है। कितनी कर पाएंगे? क्योंकि क्या होता है ना, मान लो कि एक क्षेत्र में 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो एक को मिलेगी, बाकियों का प्रभाव भी तो होता है ना। पर्सनल वोट बैंक भी होता है, पर्सनल होता है, फिर कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं, कुछ बंदूक वाले होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं राजनीति में। तो वो उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दे देंगे। तो उससे फिर आरजेडी का भी वोट कटेगा, कांग्रेस का भी कटेगा, और अपना जो सानी साहब उनका भी कटेगा, लेफ्ट का भी कटेगा। जो कुल मिला के जो फायदा होगा फिर वो बीजेपी को हो जाएगा। ओके। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम चल रहा है कि इस तरीके से प्रशांत किशोर जी जो है वो काम कर सकते हैं, ऐसा गठबंधन को लगता है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखी जाएगी। तो देखी जाएगी कि इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी थे। हम लोगों ने एक संभावित कुछ विषयों पर चर्चाएं की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और साथ ही फिर से एक आग्रह कि अगली बार हम किन किन और विषयों को शामिल करें, या कुछ स्पेसिफिक सवाल आपके जो हों उन्हें ज़रूर लिख भेजें, हम उस पर भी बात करेंगे। वो सवाल हम आदेश रावल जी से पूछेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।